कन्हैया कुमार देश में दो वजहों से चर्चा में बने हैं। कांग्रेस ने उन्हें दिल्ली से मनोज तिवारी के सामने प्रत्याशी बनाया, तो दूसरी ओर छत्तीसगढ़ में उनकी मौजूदगी में पीएम मोदी को गाली दी गई है। कन्हैया कुमार मुस्कुराते रहे और अब गाली देने वाले युवक पर केस दर्ज होने के बाद मस्तूरी से उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया। युवक का नाम अरविंद सोनी बताया जा रहा है। तो दो वजहों से कन्हैया कुमार बने हैं चर्चा में। एक तो है वो कांग्रेस से प्रत्याशी उत्तर पूर्वी दिल्ली से, इस वजह से चर्चाओं में है। दूसरी ओर बिलासपुर में हुए वाकये को लेकर भी कन्हैया कुमार चर्चाओं में, क्योंकि पीएम मोदी को गाली देना शख्स को तो महंगा पड़ा, लेकिन इसके साथ ही कन्हैया कुमार पर भी सवाल उठने लगे हैं। तो बता दें, पीएम को एक शख्स ने गाली दी और गाली देना उस शख्स को तो महंगा पड़ा, लेकिन इसके साथ ही कन्हैया कुमार पर भी सवाल उठ रहे हैं। बीजेपी लगातार विरोध जता रही है इस विवाद का। पुलिस ने हालांकि उस युवक को गिरफ्तार कर लिया है। तो बिलासपुर का ये पूरा वाकया बताया जा रहा है, जहां बिलासपुर में कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में सभा कर रहे थे कन्हैया कुमार। इसी दौरान पीछे से एक युवक की आवाज आती है और इस दौरान वो युवक पीएम मोदी को गाली देता हुआ नजर आता है। और खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर आशीष दुबे जुड़ गए हैं। आशीष, सबसे पहले विस्तार से इस पूरे वाक्य को बताइए कि युवक पहले गाली देता है, उसके बाद उस पर कार्रवाई की जाती है। अभी फिलहाल क्या अपडेट आपके पास? फिलहाल यही अपडेट है कि युवक हिरासत में है। पुलिस ने उसे कल गिरफ्तार किया है शाम को और प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बाकायदा ये मेंशन किया है कि नरेंद्र मोदी को उस व्यक्ति ने जो है अश्लील भाषा का उपयोग किया है। मैं बताना चाहूंगा कि 2 दिन पहले जब कन्हैया कुमार यहाँ बिलासपुर पहुंचे तो सबसे पहले उन्होंने छत्तीसगढ़ भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही वे नरेंद्र मोदी के ऊपर इस तरह चढ़े हुए थे कि बहुत सारी शब्दों की मर्यादा का ध्यान नहीं रखा जा रहा था। पहले तो उन्होंने नरेंद्र मोदी को जनरल डायर और भाजपा को इसकी तुलना की। फिर बाद में जब सभा में गए तो सभा में उन्होंने रावण और अहंकार जैसी बात कहकर बीजेपी को और नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। इसके बाद जब वो मंच से उतर रहे थे तो उनके साथ में यहाँ कांग्रेस के जो ग्रामीण जिला अध्यक्ष है विजय के सरवानी और राजेंद्र शुक्ला 2 शख्स थे। और उसके उतरते ही जब मीडिया ने उनसे 2-3 प्रश्न पूछना चाहा तो उसी बीच उस व्यक्ति ने नरेंद्र मोदी के अश्लील भाषा का उपयोग किया, जो कि आशीष, बिल्कुल देखिए, युवक को तो गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन इसके साथ ही युवक का गाली देना कन्हैया कुमार पर भी भारी पड़ता नजर आ रहा है, क्योंकि बीजेपी लगातार इसका विरोध जता रही है। युवक को लेकर क्या जानकारी है? कौन है ये युवक? कहाँ का रहने वाला बताया जा रहा है? युवक मूल रूप से उसी भदौरा गांव का है जहां कन्हैया कुमार ने सभा की थी। और वो जिस समय कन्हैया कुमार उतर रहे थे मंच से, उस समय कन्हैया कुमार के साथ वो अरविंद सोनी नाम के युवक मौजूद थे और उनकी ही मौजूदगी में युवक ने अश्लील भाषा का प्रयोग किया। मैं आपके पास हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता नलेश जी जुड़ गए हैं। नलेश जी, आपसे पूछना चाहूंगी, पूरे वाक्य को आपने सुना होगा, वो वीडियो भी देखा होगा जिसमें युवक पीएम मोदी को गाली देता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी कैसे देखती है इस पूरे वाक्य को? ये जो प्रकरण है कोई नया नहीं है। कांग्रेस और कांग्रेस पार्टियों के द्वारा सतत इस प्रकार का प्रयोग करते आ रहे हैं। जब से मोदी जी ने सत्ता की बागडोर संभाली है सेवा के लिए, तब से कांग्रेस पार्टी को पेट में दर्द रहा है। चाहे सोनिया गांधी भी कुछ उलझुल बातें करती रही हैं, कुछ भी अपशब्दों का प्रयोग करती रही हैं। और ये कन्हैया कुमार तो ब्रांड एम्बेसडर है टुकड़े टुकड़े गैंग के। इनसे और क्या अपेक्षा की जा सकती है? सतत हार देख के कांग्रेस पार्टी बौखला गई है। शीर्ष नेतृत्व भी परेशान है, कार्यकर्ता परेशान है, सब उलझुल बात कर रहे हैं। उनके पास बोलने के लिए कुछ तथ्य नहीं है। इसी कारण ये प्रकरण सामने आया है। इसकी जितनी कड़ी निंदा की जाए और साथ में कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। हम हमारी अपनी सरकार से मांग भी कर रहे हैं कि कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। इतने बड़े ओहदे पर जो देश का नाम विदेश में और विदेश में सर्वश्रेष्ठ नेता के रूप में स्थापित हो चुके हैं, उसके लिए अभद्र भाषा का प्रयोग करना कांग्रेस पार्टी के लिए शोभा नहीं देता और ये लोकतंत्र की मर्यादा का हनन भी है एक प्रकार से। इससे कांग्रेस कर्ताओं के साथ नेताओं को भी बचना चाहिए। जी नलेश जी, हम अक्सर देखते हैं जब कांग्रेस का कोई भी नेता पीएम मोदी को लेकर कोई भी टिप्पणी करता है, बीजेपी चूकती नहीं उस मौके को लपकने से। तो क्या लोकसभा चुनाव के पहले इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा और क्या इस पूरे वाक्य को लेकर किसी तरह का प्रदर्शन बीजेपी करेगी? मैडम, ये लपकने वाली बात नहीं है। कांग्रेस के कार्यकर्ता चाहे नेता हो, चाहे मणिशंकर अय्यर हो, चाहे सोनिया गांधी हो, किसी भी भाषा का प्रयोग करते हैं जो अशोभनीय है। इसको हम कैसे
स्वीकार कर लेंगे। हमारा शिष्ट नेतृत्व है, जिनके जिनके सब चिन्हों पर भारतीय जनता पार्टी चल रही है, जो देश का नाम विदेशों में स्थापित कर रहे हैं, उनके लिए ऐसा करें। हमको लपटने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है नलनेश जी, जान लेते हैं कांग्रेस इस पर क्या कह रही है। धनंजय जी हमारे साथ जुड़ गए, कांग्रेस प्रवक्ता है। धनंजय जी, कैसे देखते हैं आप इस वाकये को? कहां गलती कर रही है कांग्रेस? क्यों ऐसे संस्कार, और क्या है ये संस्कार कि जब कोई शख्स गाली देता है, कन्हैया कुमार किसी भी तरह की प्रतिक्रिया भी नहीं देते और अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है? धनंजय जी देखिए, मुझे ऐसा लगता है किसी भी व्यक्ति या किसी भी संस्था या किसी भी संस्था के प्रमुख खिलाफ अपशब्द नहीं कहना चाहिए, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे वो कोई आम व्यक्ति हो। अगर किसी खिलाफ अपशब्द करता है तो कड़ी कार्रवाई उसके खिलाफ। लेकिन धनंजय जी, जो आपको लगता है वो कन्हैया कुमार को क्यों नहीं लगता? जो आप कह रहे हैं कि आपको लगता है अपशब्द नहीं कहने चाहिए, बिल्कुल सही बात है। खासकर पीएम के लिए तो मैं भी ये मानती हूँ कि किसी भी व्यक्ति के लिए इस तरह से गाली देना बिल्कुल गलत है। लेकिन जो आपको लगता है वो कांग्रेस के दूसरे नेताओं को क्यों नहीं लगता? अभी तक उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने क्यों नहीं आई है? सुनिए ना, आप किससे बात कर रहे हैं? अभी मैं कांग्रेस का प्रवक्ता हूँ ना, तो कांग्रेस का प्रतिक्रिया है ना। आप धनंजय जी, आप प्रतिक्रिया दे रहे हैं, ठीक है, आप कांग्रेस का पक्ष रख रहे हैं, लेकिन जो शख्स वहाँ पर मौजूद थे, जो नेता वहाँ पर मौजूद थे, उनकी प्रतिक्रिया आना भी तो जरूरी होता है ना सर? सुनिए मैडम, सुनिए ना, अगर आप कहीं एक मन में कांग्रेस खिलाफ बोलने के लिए बैठे हैं तो माफ कीजिएगा, मुझे डिस्कनेक्ट कर दीजिए। अगर सवाल पूछ रहे हैं तो जवाब सुनने की हिम्मत रखिए। सर जवाब सुनने की हिम्मत भी है, जवाब सुनने का समय भी मैं आपको दे रही हूँ, जवाब सुनने का समय भी दे रही हूँ। अगर आपका पक्ष मुझे नहीं जानना होता तो आपको कनेक्ट भी नहीं किया जाता, आपको कनेक्ट करते डिस्कनेक्ट। मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि अगर आपको लगता है, आप ये जवाब दीजिए ना। अगर आप पत्रकार का सवाल सुनेंगे तब तो जवाब दीजिएगा। जो जवाब आप देना चाहते हैं वो जवाब मैं नहीं सुनूंगी, मैं वो जवाब सुनूंगी जो सवाल मुझे पूछना है, मैं उस सवाल का जवाब सुनूंगी। और सवाल मेरा ये कि अगर आपको लगता है तो कांग्रेस के अन्य नेताओं को क्यों नहीं लगता, और अगर लगता है तो अभी तक प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी है? मैं कौन हूँ आपको? मैं कौन हूँ? कांग्रेस का प्रवक्ता हूँ ना, मैं जवाब दे रहा हूँ ना पार्टी की ओर से। मैं आपसे कहा ना, चाहे नरेंद्र मोदी जी किसी के खिलाफ अपशब्द कहे, चाहे नरेंद्र मोदी किसी का अपमानित करे या कोई भी व्यक्ति अपमानित करे, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। कानून को अपने जो काम है उसको करना चाहिए। ऐसा नहीं कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री है तो किसी के खिलाफ अपशब्द कर देंगे, विश्वास के मुख्यमंत्री किसी का अपमान कर देंगे और उसको माफ करिएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं हर उस व्यक्ति की निंदा करता हूँ जो राजनीतिक शुचिता और मर्यादा को लांघता है, और ये सब आइडियोलॉजी होते हैं लोगों के। तो नरेंद्र मोदी के पे भी कार्रवाई होनी चाहिए और आम व्यक्ति जो कर उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है धनंजय जी, अगर मेरी बात समझ पाए हो, सराहना की है मैंने आपकी कि ठीक है आप बात समझ रहे हैं। एक बात बता दीजिए, जिस सभा में ये पूरा वाकया हुआ, क्या आप वहां पर मौजूद थे? क्या आप वहां पर मौजूद थे? आज आप पक्ष रख रहे हैं, उस दिन तो आप पक्ष रखने वहां पर थे नहीं। धनंजय जी, मेरा सवाल सिर्फ ये कि जो शख्स वहां पर मौजूद था, उस शख्स की प्रतिक्रिया अब तक सामने क्यों नहीं आई, इसका जवाब दे दीजिए। किस शख्स की प्रतिक्रिया चाहिए आपको? मुझे कन्हैया कुमार जी की प्रतिक्रिया चाहिए, क्योंकि अगर उनके सामने पूरा वाकया होता है तो सवाल भी उन पर ही खड़े होते हैं। तो आप उस कन्हैया कुमार जी को फोन लगा लीजिए, आपसे आग्रह है मेरा, उनसे। धनंजय जी, अगर आप किसी भी पार्टी के प्रवक्ता हैं, अगर आप किसी भी पार्टी के प्रवक्ता हैं और उस पार्टी की विचारधारा को जनता के सामने रखते हैं, तो इसके साथ ही आपका कर्तव्य ये भी बताने का है कि प्रतिक्रियाएं क्यों नहीं आती हैं। प्रवक्ता इसलिए होते हैं जब वो पार्टी की बात आगे रख सके, ना सिर्फ अपना व्यू रख सके। फिलहाल आपका शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। मैं समझ गई हूँ कि आप अपना पक्ष तो रख रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ पूरी पार्टी का और इसके साथ ही कन्हैया कुमार का पक्ष क्यों नहीं इस पर सामने आया, वो नहीं रख पाए हैं। तो देखिए, कांग्रेस का यही कहना है कि धनंजय जी हमारे कहते हैं, नलनेश जी हमारे साथ बने। नलनेश जी, सुना आपने, धनंजय जी कह रहे हैं कि वो तो ये मानते हैं कि ठीक है ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन कन्हैया कुमार अभी तक कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे रहे, इस पर कोई जवाब नहीं दे पाए हैं। नलनेश जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? प्रतिक्रिया दे रहा हूँ, मेरी आवाज आ रही है? जी नलिनेश जी, बात रखिए। मैं ये बोल रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी मोदी जी के नेतृत्व के सामने हताश नजर आ रही है। इसी का परिणाम है, चाहे कार्यकर्ता हो, चाहे नेता हो, चाहे कांग्रेस प्रवक्ता हो जो अभी साथ में जुड़े हुए थे, उनके बयानों से स्पष्ट हो रहा है कि हताश निराश लग रहे हैं। ऐसा ही भूपेश बघेल जी ने की सभा में चरणदास महंत जी ने ऐसे कुछ मोदी जी के लिए कहा था। असोबरी बात सतत प्रयास कर रहे हैं इन लोग, जब चुनाव में हार देख रहे हैं, इस कारण को तोड़ नहीं मिल रहा है, इसलिए उलझुल बयानबाजी कर रहे हैं। निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के साथ, नरेंद्र मोदी जी के साथ देश की जनता, प्रदेश की जनता है, और इसी के कारण कांग्रेस पार्टी
हताश नजर आ रही है, जिसके कारण जो हताशा इनके बयानों में नजर आ रही है, चाहे जी। कार्यकर्ता हो, चाहे उनके नेता हो, चाहे भूपेश बघेल जी हो, ठीक है। चाहे चरणदास महंत हो। ठीक इसी है प्रकार की नलमेश जी, हताशा ठीक सामने आ रही है, बयानों आपने भी से। अपनी बात रखी। फिलहाल शुक्रिया करूंगी आपका हमसे जुड़ने के लिए और अपना पक्ष रखने के लिए। और इसके साथ ही हमारे साथ ब्यूरो चीफ मृगेंद्र पांडे जी जुड़ गए, छत्तीसगढ़ ब्यूरो हेड है। मृगेंद्र जी, किस तरह से देखते हैं आप इस पूरे वाकये को? लगातार कांग्रेस नेताओं के बयान, लेकिन इस बार बयान कांग्रेस नेता का नहीं, गलती सिर्फ इतनी हो गई कांग्रेस से कि अगर किसी तरह का कोई वाकया सुनाई दिया, गाली सुनाई दी, तो कोई प्रतिक्रिया ही नहीं दी। कांग्रेस नेताओं को इस पर प्रतिक्रिया देनी चाहिए थी, वरिष्ठ नेताओं को भी प्रतिक्रिया देनी चाहिए थी, क्योंकि ये पूरा मामला कन्हैया कुमार कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता हैं और उनकी बात देश भर में सुनी जाती है। उनके पीछे अगर कोई व्यक्ति पीएम नरेंद्र मोदी को अपशब्द कहता है तो पहला काम होना चाहिए था कन्हैया कुमार का कि वो उस व्यक्ति को शांत कराएं, उस व्यक्ति को बोलें कि आप इस कृत्य के लिए माफ़ी मांगे। हालांकि कन्हैया कुमार उस वाकया के बाद हंसते हुए नजर आए। कुल मिलाकर ये मौन सहमति या एक तरीके से उनकी भी सहमति रही होगी। हाँ, अभी तक कन्हैया कुमार की कोई प्रतिक्रिया नहीं आना चिंताजनक है। और कांग्रेस के प्रवक्ता जो अभी कह रहे थे कि वो कह रहे हैं निंदनीय है, कांग्रेस के बड़े नेताओं को भी इस पर स्टैंड लेना चाहिए और अपनी बात रखनी चाहिए। जी बिल्कुल मृगेंद्र जी, इसके साथ ही ये भी समझना जरूरी है, क्योंकि प्रवक्ता जिनसे हम बात कर रहे थे धनंजय जी, आपने भी उनको सुना होगा, कांग्रेस के प्रवक्ता, कांग्रेस के नेता बौखला रहे हैं, बजाय इसके कि वो अपने नेताओं के लिए किसी तरह के बयान दे और कहें कि हाँ वो सामने आएंगे और माफी मांगी, क्या किसी तरह की प्रतिक्रिया देंगे। देखिए, इस चुनाव में पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस के बड़े बड़े नेता अलग अलग तरीके से अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, गलत भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे पहले छत्तीसगढ़ की ये तासीर नहीं रही है और कांग्रेस के नेता या बीजेपी के नेता मुद्दों पर बात करते थे, मुद्दों आधारित विवाद होता था। चाहे आप विधानसभा चुनाव में देखें, महादेव घोटाला ऐप हो या कोयला घोटाला हो, शराब घोटाला हो, इन चीज़ों पर बात होती थी। बल्कि किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी, किसी पर व्यक्तिगत आरोप, इस तरह के बयानबाजी नहीं होती थी। इस चुनाव में क्योंकि लोग कांग्रेस सत्ता से हाल ही में बाहर हुई है 3 महीने पहले और लोकसभा चुनाव में मजबूती से लड़ना चाहती है, लड़ते दिखना चाहती है, इसलिए इस तरह की बयानबाजियां आ रही हैं जो जिसका विरोध हो रहा है। जी बिल्कुल विरोध हो रहा है, लेकिन अब क्या कुछ आगे प्रतिक्रियाएं होंगी दोनों ही दलों की ओर से, ये देखना होगा। फिलहाल शुक्रिया आपका। यूपी और एमपी में अब यादव पॉलिटिक्स जोर पकड़ रही है। एमपी के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अखिलेश यादव के गढ़ में सेंध लगाने के लिए मैनपुरी के दौरे पर जाएंगे। मैनपुरी में मोहन यादव बीजेपी प्रत्याशी जयवीर सिंह के नामांकन में शामिल होंगे, तो वहीं अखिलेश यादव अब एमपी के दौरे पर आ रहे हैं, जहां ग्वालियर और गुना में वो चुनावी प्रचार करेंगे। तो ये 2 तस्वीरें देखिए और इन तस्वीरों के जरिए समझिए कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की राजनीति में आखिर कनेक्शन क्या है। क्योंकि यूपी के दौरे पर पहुंच रहे हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और मध्य प्रदेश के दौरे पर पहुंच रहे हैं यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव। अब ऐसे में यूपी में यादव समाज को कितना साथ पाएगी बीजेपी, ये तो दौरे के बाद परिणामों के साथ स्पष्ट होगा, लेकिन अखिलेश यादव के दौरे के भी कई मायने हैं। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव फिर से जा रहे हैं यूपी के दौरे पर और समाजवादी पार्टी के गढ़ मैनपुरी में मोहन यादव बीजेपी प्रत्याशी जयवीर सिंह के नामांकन में होंगे शामिल। मुख्यमंत्री बनने के बाद देखिए ये फिर से यूपी दौरा होने वाला और ये तीसरी बार है जब यूपी का दौरा कर रहे हैं डॉक्टर मोहन यादव। बीजेपी की कोशिश डॉक्टर मोहन यादव के जरिए यूपी में अखिलेश यादव के गढ़ में सेंध लगाने की है, यानी कि मैनपुरी को हासिल करने की है। और इधर अखिलेश यादव मध्य प्रदेश आएंगे और यादव वोट बैंक को साधने की कोशिश करेंगे। इंडिया गठबंधन के लिए चुनावी प्रचार करेंगे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव। गुना लोकसभा सीट से यादवेंद्र सिंह यादव के लिए प्रचार करेंगे और इसके साथ ही ग्वालियर से प्रवीण पाठक के लिए वोट की अपील भी करेंगे। तो जहां मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचेंगे उत्तर प्रदेश, तो वहीं उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव पहुंचेंगे मध्य प्रदेश और ग्वालियर और गुना में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों के पक्ष में चुनावी प्रचार कर वोट की अपील करेंगे। और इसी खबर को और ज्यादा विस्तार से हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ श्याम सिंह तोमर सीधे लाइव जुड़ रहे हैं। श्याम, कैसे देखते हैं आप इन दोनों जगहों के दौरे पर? मध्य प्रदेश में दौरा होने वाला है अखिलेश यादव का और इसके साथ ही यूपी पहुंच रहे हैं डॉक्टर मोहन यादव।
देखिए ऋतु, ओबीसी वर्ग में बड़ा जो हिस्सा है वो आता है यादवों का। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बात कर लीजिए, उत्तर प्रदेश बात कर लीजिए, वहाँ पर ऐसे में भाजपा लंबे समय से कोशिश कर रही थी कोई यादव चेहरा मिले उसे और वो उसके माध्यम से यादवों के वोट बैंक, यादवों का जो गढ़ है वहाँ पर उसको प्रोजेक्ट कर सके। तो मोहन यादव वो चेहरा हैं जो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में यादव बहुल क्षेत्रों में आकर्षण पैदा कर सकते हैं भाजपा के प्रति यादवों में। तो यही कोशिश हमको जो है भाजपा की दिखाई दे सकती है। जैसा कि आपने कहा, ये तीसरा दौरा होगा डॉक्टर मोहन यादव का उत्तर प्रदेश का। इसी तरह से क्योंकि इंडिया गठबंधन और उसके साथ जुड़े हुए सपा और उसके प्रमुख, तो उनका दौरा मध्य प्रदेश में रखा गया है, खासकर उस बेल्ट में जहां पर कांटे की टक्कर देने की स्थिति में है इंडिया गठबंधन, यानी कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो। तो तस्वीर साफ है, ओबीसी के तहत यादवों को साधने की, जाटों गुर्जरों को साधने की जो कोशिश है अलग अलग बेल्ट में, वो हमको दिखाई देती है। बिल्कुल श्याम, इस तरह से हम देख सकते हैं कि पूरी तरह से जातीय समीकरणों को साधने की कोशिश की जाएगी। यूपी हमारे दर्शकों को मैं लिए जाऊंगी और आपके पास लौटूंगी, क्योंकि जहां जहां पहुंचते हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, विस्तार न्यूज वहां पर पहुंचता है और आप तक पहुंचाता है हर एक तस्वीर। मैनपुर पहुंच रहे हैं मेरे सहयोगी आदर्श। आदर्श, फिलहाल अपडेट क्या है आपके पास? क्योंकि देखिए, अखिलेश यादव का गढ़ है मैनपुरी, यादव समाज का गढ़ है और इसी में सेंध लगाने की कोशिश कर रही है बीजेपी। आदर्श, सुन पा रहे हैं आप मुझे? चलिए हम फिर से जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो यूपी में पहुंचेंगे मोहन यादव। श्याम हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। श्याम, उत्तर प्रदेश की तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे, साथ ही उस जातीय समीकरण को समझने की और ज्यादा डिटेल से हम कोशिश भी करेंगे। लेकिन मध्य प्रदेश में भी हम देख रहे हैं, देखिए चुनावी बिगुल तो बजा हुआ है, लेकिन इंडी गठबंधन भी खासतौर पर एक्टिव नजर आ रहा है। गुना और ग्वालियर में दौरे अखिलेश यादव के, लेकिन ये कितना प्रभाव डालेंगे ये तो परिणाम ही स्पष्ट करेंगे। देखिए बिल्कुल ठीक कह रही हैं, खजुराहो में जो कुछ हुआ इंडिया गठबंधन उससे सख्ते में है और अब वो कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता है बाकी सीटों पर। वो इंडिया गठबंधन जिसमें कांग्रेस उनका जो ठीक है। श्याम, रोक रही हूं मैं आपको। आदर्श हमारे साथ यूपी से जुड़ गए हैं। आदर्श, हमारे दर्शकों को हर एक तस्वीर हम दिखाते हैं। तीसरी बार हो रहा है जब मुख्यमंत्री सीएम बनने के बाद पहुंच रहे हैं उत्तर प्रदेश। मैनपुरी में सेंध लगाने की पूरी कोशिश है। बिल्कुल, मुख्यमंत्री मोहन यादव मैनपुरी पहुंच रहे हैं। इससे पहले वो आजमगढ़ और बाकी जिलों का दौरा कर चुके हैं और इन हिस्सों का दौरा किया है जहां पर यादव बाहुल्य वोट बैंक का इलाका है। और मैनपुरी, एटा, इटावा, संभल, ये वो सीटें हैं जहां पर यादव वोट बैंक काफी संख्या में है। अगर मैनपुरी की बात करें तो वहां पर अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव मैदान में, उनके सामने मौजूदा कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह मैदान में उतारे गए हैं और जयवीर सिंह के समर्थन में बीजेपी ने यादव कार्ड खेला है। इसीलिए डॉक्टर मोहन यादव को वहां पर उतारा है ताकि न सिर्फ मैनपुरी में बल्कि इसके साथ साथ जो आसपास के जिले हैं जहां पर यादव बाहुल्य इलाका है, उन सीटों पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है। बिल्कुल, क्या कुछ प्रभाव होगा आदर्श? क्योंकि जयवीर सिंह भी लंबे समय से राजनीति में सक्रिय। फिलहाल शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने घोषणा पत्र भी जारी कर दिया। एक और प्रचार प्रसार जारी है तो दूसरी ओर बीजेपी ने घोषणा पत्र को मोदी की गारंटी नाम दिया है। मैनिफेस्टो को भोपाल में स्टेट मीडिया सेंटर में सीएम डॉक्टर मोहन यादव, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लॉन्च किया। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि बीजेपी के संकल्प पत्र के लिए पूरे मध्य प्रदेश में 1100 पेटियां रखवाई गई थी। प्रदेश के 26,000 लोगों के सुझाव हमें मिले थे। मध्य प्रदेश के चिकित्सा प्रकोष्ठ ने 70 साल से अधिक उम्र के लोगों को मुफ्त इलाज का सुझाव दिया था। और इसके साथ ही वीडी शर्मा ने कहा कि पिछले 10 सालों में पीएम मोदी के नेतृत्व में जो संकल्प लिए गए उनको पूरा किया गया। तो वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मोदी की गारंटी को लेकर कहा कि आमतौर पर चुनाव से पहले घोषणा पत्र जारी किए जाते हैं। केंद्र की मोदी सरकार ने पिछले 10 साल में की गई घोषणाओं को संकल्प में बदला है और इन्हें पूरा भी किया है, इसीलिए उन्होंने इसका नाम संकल्प रखा है। और संकल्प वो होता है जिसे पूरा किया जाए। तो आज कई बड़ी बातें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने संकल्प पत्र के विमोचन के दौरान की हैं। श्याम हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। श्याम, कई बड़ी बातें आज कही गई, लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि अगले 2 साल में हर लोकसभा क्षेत्र में एक मेडिकल कॉलेज होगा और इसके साथ ही कई बड़े संकल्प लिए हैं बीजेपी ने।
देखिए, बिल्कुल ठीक कह रही हैं ऋतु आप। सबका साथ सबका विकास, इस अवधारणा पर जो है भाजपा चल रही है और इसी के तहत उन्होंने जो घोषणा पत्र को संकल्प पत्र में बदल दिया है। ऋतु, उनका ये भी कहना है कि संकल्प यानी पूरा करने की गारंटी मोदी की है और मोदी की गारंटी यानी गारंटी की भी गारंटी। इस तरह से उन्होंने डिफाइन करने की कोशिश की है। साथ ही उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में जो यहाँ से सुझाव गए थे उनमें से भी कई बड़े सुझाव शामिल किए गए। जिस सुझाव की आप बात कर रही थी कि उन्होंने 70 साल प्लस वाले जो सीनियर सिटीजन जिनको कहना चाहिए उनके लिए आयुष्मान कार्ड की जो अवधारणा उसको किया। पर्यटन एक बड़ा सेक्टर है मध्य प्रदेश के लिहाज से भी, उस पर भी फोकस करने, क्योंकि इसको मोदी ने भी अपनी प्रायोरिटी में रखा है कि देश की अर्थव्यवस्था भविष्य में किन अवधारणाओं पर चलेगी। तो उसमें एक पर्यटन संभावनाशील क्षेत्र है, मध्य प्रदेश भी इस पर काम कर रहा है, तो इस अवधारणा को भी शामिल किया गया घोषणा पत्र में। श्याम, पर्यटन से लेकर हम देख रहे हैं कि चाहे मेडिकल कॉलेज की बात हो और इसके साथ ही कई बड़े जिक्र भी किए गया, लेकिन जनता के ऊपर है कि भरोसा किस पर करें। विदिशा में हुए भीषण हादसे में 2 किसानों की मौत हो गई, तो वहीं 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिससे आक्रोशित किसानों ने चक्का जाम कर दिया। आपको बता दें कि ये किसान वेयरहाउस में अपनी फसल बेचने आए थे, तभी खड़े ट्रैक्टर को तेज रफ्तार में आ रही ट्रैक्टर ट्रॉली ने टक्कर मारी और टक्कर इतनी भीषण थी कि 2 किसान ट्रैक्टर के नीचे आ गए और उनकी मौत हो गई। तो वहीं 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, तीनों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो वहीं ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी प्रीतेश अग्रवाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रीतेश, फिलहाल क्या ज्यादा जानकारी है? देखिए ऋतु जी, मैं ये बता दूं, ये घटना विदिशा जिला मुख्यालय से लगभग 90 किलोमीटर दूर बागरत चौराहे की है, जहां हाईवे के पर ही बने संस्कार वेयरहाउस पर उपार्जन केंद्र बनाया गया है। जहां आज जिन किसानों के अनाज की बुकिंग थी वो रात में ट्राली लेकर पहुंच गए थे और लाइन में लगे थे, लेकिन रात को एक अनियंत्रित ट्रॉला आया और उनको भयंकर भीषण टक्कर मारता हुआ चला गया, जिससे 2 किसानों की जो पचपीपरा निवासी 2 भाई रवि कुर्मी और कृष्णकांत कुर्मी की बिल्कुल प्रीतेश, खड़े ट्रैक्टर को तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने टक्कर मारी और तभी हादसा हो। फिलहाल शुक्रिया आपकी। राजधानी रायपुर से बीजेपी प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल ने नामांकन दाखिल कर दिया है। बृजमोहन अग्रवाल ने जमा किया है नामांकन। रायपुर लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी बनाए गए हैं बृजमोहन अग्रवाल। और बता दें, आज मुहूर्त के हिसाब से बृजमोहन ने नामांकन दाखिल किया है। तो मुहूर्त के हिसाब से बृजमोहन अग्रवाल, जो कि रायपुर लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी हैं, उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया। और ये तस्वीर उस दौरान की आप देखिए जब बृजमोहन अग्रवाल नामांकन दाखिल करने पहुंचे। हालांकि अभी आपको बता दें कि फिलहाल छत्तीसगढ़ सरकार में बृजमोहन अग्रवाल मंत्री हैं और इसके साथ ही उन्होंने नामांकन भी दाखिल कर दिया है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जब नामांकन दाखिल करने पहुंचे बृजमोहन अग्रवाल। तो छत्तीसगढ़ में आपको बता दें, रायपुर लोकसभा सीट के लिए नामांकन की प्रक्रिया 12 अप्रैल से शुरू हो चुकी है और इसके साथ ही नामांकन दाखिल करने आज बृजमोहन अग्रवाल पहुंचते हैं। मुहूर्त के हिसाब से उन्होंने नामांकन दाखिल किया है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। बता दें, बृजमोहन अग्रवाल के सामने कांग्रेस के विकास उपाध्याय मैदान में हैं और ज्यादा इसी पर विस्तार से जानकारी करेंगे संवाददाता रोहित हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहित, बेहद रोचक मुकाबला होने वाला है रायपुर लोकसभा सीट का, क्योंकि रायपुर की ही विधानसभा सीट है जिससे बृजमोहन अग्रवाल विधायक हैं, मंत्री हैं, लंबे समय से विधायक बनते आ रहे हैं और ऐसे में क्षेत्र में खासा दबदबा, अब नामांकन भी दाखिल कर चुके हैं लोकसभा के लिए। बिल्कुल, देखिए काफ़ी रोचक मुकाबला है और रायपुर लोकसभा का इतिहास रहा है कि ये जो सीट है वो हमेशा भाजपा के कब्जे पर जाती है। इस बार ये देखना होगा कि क्या ये कब्जा वापस दोहराया जा सकता है या फिर कोई बदलाव देखने को मिलेगा। ये देखिए बृजमोहन अग्रवाल है, बृजमोहन अग्रवाल की ये नामांकन रैली है। थोड़ी देर बाद जो ये नामांकन रैली है वो यहाँ से एकात्म परिसर से रवाना होगी और एकात्म परिसर से रवाना होने के बाद में आगे जाएगी। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं और ये बता दें कि क्योंकि मुहूर्त को देखते हुए अभी उन्होंने नामांकन दाखिल कर दिया, लेकिन नामांकन रैली अभी बाकी है, सभा अभी बाकी है। सभा में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी शामिल होंगे, तो लोग उनसे बातचीत कर लेते हैं। बृजमोहन भैया, बृजमोहन भैया जिंदाबाद, वो जिंदाबाद, भारो मतों से वो विजयी बने, हम लोगों की यही कामना है। रायपुर दक्षिण के अजय योद्धा कहते हैं रायपुर लोकसभा की इस बार तैयारी है, कार्यकर्ताओं में काफी जोश है, आप क्यों आए हैं, क्या कर रहे हैं, क्या? देखिए, आज रायपुर लोकसभा
के हमारे प्रत्याशी सम्माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी, जिनका कि आज नामांकन किया जाना है। आज पूरे लोकसभा से लोग आए हुए हैं, जन जन में उत्साह है और निश्चित रूप से एक बड़ा लक्ष्य है हमारा चुनाव जीतने के लिए। उस लक्ष्य को पार करेंगे। 5 लाख से भी ज़्यादा लोग हमें पूरी तरह से विश्वास है कि हम बड़ी लीड के साथ इस लोकसभा में जीतेंगे, क्योंकि वो जन नेता के रूप में लगातार 8 बार दक्षिण विधानसभा का नेतृत्व किया है और उसके साथ साथ पूरे छत्तीसगढ़ में उन्होंने युवावस्था से ही अपना कार्यकाल शुरू किया है, जनसेवा के रूप में पूरा अपना जीवन दिया है। विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी लीड से रोहित, और ये स्थानीय नेताओं की मौजूदगी जब होती है सभा में तो ये मौजूदगी बताती है कि अपने कैंडिडेट से कितना खुश है स्थानीय नेता और बाकी जनता। फिलहाल शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए। तो बृजमोहन अग्रवाल जिन्होंने नामांकन दाखिल कर दिया और उसके बाद अब ये रैली निकाली जाएगी जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हो रहे हैं। इसके साथ एक शक्ति प्रदर्शन की कोशिश भी की जा रही है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर केरल में दिग्गजों का जमावड़ा लगा हुआ है। एक तरफ पीएम मोदी जनसभा को संबोधित कर बीजेपी के पक्ष में माहौल बना रहे हैं, तो दूसरी ओर कांग्रेस नेता राहुल गांधी वायनाड से अपनी सीट के लिए चुनावी प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद और वायनाड लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार राहुल गांधी ने वायनाड में रोड शो भी किया है। सीपीआई ने सीट से एनी राजा को और बीजेपी ने अपने राज्य इकाई प्रमुख के सुरेंद्रन को मैदान में उतारा है।